नमस्ते दोस्तों, ज्ञान मंत्र में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है कोई भी कार्य करना। अब इसकी परिभाषा देखिए। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। यहाँ वह शब्द लिए जाते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है। जैसे लिखना। अब लिखना में लिखने का कार्य हो रहा है ना, इसीलिए यह कहलाया क्रिया। नाचना में भी नाचने का कार्य हो रहा है। खाना में भी खाया जा रहा है, हम खाना खा रहे हैं तो ये भी क्रिया है। गाना में हम गाना गा रहे हैं। पढ़ना में हम पढ़ रहे हैं। रोना में रोया जा रहा है और हंसना में हंसा जा रहा है। तो ये सारी हमारी है क्रिया। तो अब इसकी परिभाषा आपको समझ आ गई होगी। जिन शब्दों से हमें यह पता चल जाए कि कार्य हो रहा है वह हमारा कहलाएगा क्रिया। अब आते हैं धातु पे। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया शब्द का निर्माण धातुओं से होता है। धातु के बिना क्रिया का प्रयोग नहीं हो सकता, क्रिया बन ही नहीं सकती। अब उदाहरण देखिए। धातु है हमारे लिख, चल, पढ़। ये क्रिया तो नहीं है, लिख तो कोई क्रिया नहीं हुई। लेकिन जब हम इस लिख में ना लगा देंगे तो बन जाएगा लिखना। और लिख से जैसे ये लिखना बना तो ये हमारा क्या बन गया? क्रिया, क्योंकि इसमें कौन सा कार्य हो रहा है? लिखने का। चलना, अब यहाँ चला जा रहा है। पढ़ से बना पढ़ना, अब पढ़ने का कार्य हो रहा है। तो ये भी है क्रिया। अब आते हैं क्रिया के भेद पर। क्रिया को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। प्रथम कर्म के आधार पर और द्वितीय संरचना के आधार पर। अब इन्हीं आधारों पर हम क्रिया के भेद करेंगे। सबसे पहले आते हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद किए जाते हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया देखिए, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है, अर्थात जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में आपको कर्म नजर आ जाए क्रिया के साथ, वह होगा सकर्मक क्रिया। अब इसका उदाहरण देखिए। राम सेब खाता है। अब राम क्या खा रहा है? सेब। तो सेब है हमारा कर्म और खाता क्या है? क्रिया। तो यहाँ पे क्रिया के साथ कर्म आ गया, इसलिए यह कहलाया सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद किए जाते हैं। पहला होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक कर्मक क्रिया अर्थात जहाँ पे एक कर्म हो, और द्विकर्मक जहाँ पर दो कर्म हो। अब इनकी परिभाषाएं देख लीजिए। एक कर्मक क्रिया, जहाँ वाक्य में एक ही कर्म पाया जाता है वहाँ एक कर्मक क्रिया होता है। अभी मैंने आपको बताया ना, एक कर्मक मतलब एक कर्म वाला, जहाँ पे एक कर्म होगा वहाँ एक कर्मक क्रिया होगा। अब इसका उदाहरण देखिए। नेहा पत्र लिख रही है। अब नेहा क्या लिख रही है? पत्र। पत्र क्या है हमारा? कर्म। अब कर्म कितने दिए यहाँ पे? एक ही तो दिया है, तो ये हुआ हमारा एक कर्मक क्रिया। अब आते हैं द्विकर्मक क्रिया पे। जिन सकर्मक क्रिया में एक साथ दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाता है। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि द्विकर्मक अर्थात दो कर्म वाला, जहाँ दो कर्म आएंगे वह कहलाएगा द्विकर्मक क्रिया। अब इसका उदाहरण देखिए। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब इस वाक्य में आपकी क्रिया क्या है? देखो जरा ध्यान से। यहाँ क्रिया है आपकी पढ़ाई, ठीक है। अब यहाँ पे कर्म देखिए, क्या कर्म हो रहा है? छात्रों और हिंदी। यहाँ पे आपको दो कर्म दे दिए कि अध्यापक ने छात्रों को। अब ये छात्रों क्या है? कर्म। हिंदी क्या है? कर्म। कितने कर्म आए? दो कर्म। तो यह कहलाया हमारा द्विकर्मक क्रिया। अब आते हैं अकर्मक क्रिया पे।
अभी हमने देखा था कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद थे, एक था सकर्मक और दूसरा अकर्मक। सकर्मक हमने कर लिया, अब आ जाते हैं अकर्मक पे। अब इसका नाम देखिए, अकर्मक अर्थात बिना कर्म के, और वो सकर्मक था तो कर्म के साथ, अकर्मक बिना कर्म के, ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसकी परिभाषा देखिए, जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती और क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे कर्म की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ सीधा जो भी फल पड़ेगा वो सीधा कर्ता पर पड़ेगा। अब इसका उदाहरण देखिए, रमेश हंसता है। अब यहाँ पे हंसता क्या है, हमारी क्रिया। कौन हंस रहा है, रमेश, और रमेश क्या है, हमारा कर्ता। यहाँ कर्म की आवश्यकता हमें नहीं पड़ी, ना ही हमने कर्म का प्रयोग किया है, तो रमेश हंसता है। यहाँ सीधा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हुई अकर्मक क्रिया। दूसरा उदाहरण देखिए, रेलगाड़ी चलती है। अब चलना क्या है, हमारी क्रिया। रेलगाड़ी कर्ता है ना, रेलगाड़ी चल रही है ना, तो सीधा क्रिया का फल पड़ रहा है कर्ता पे, तो ये भी हमारा हुआ अकर्मक क्रिया। अब आते हैं क्रिया के दूसरे भेदों पे। हम अब करेंगे संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद किए जाते हैं। पहला प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा कृदंत क्रिया और पांचवा पूर्वकालिक क्रिया। अब हम इनको अच्छे से पढ़ते हैं। प्रथम पे आते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। इसके नाम से ही समझने की कोशिश करो। प्रेरणार्थक, जहाँ प्रेरणा दी जाए, जहाँ आप किसी को किसी काम को करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, वहाँ होगा प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसकी परिभाषा देखिए, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके, अब यहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा, किसी अन्य से कार्य करवाता है, वह किसी अन्य को प्रेरणा देकर कार्य करवाता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यहाँ कर्ता खुद कुछ काम नहीं करता, वह दूसरे को बोलकर दूसरे से कार्य करवाता है। जैसे माँ रामू से सफाई करवाती है। अब माँ किससे करा रही है सफाई, रामू से, प्रेरणा देकर रामू से काम करवा रही है ना, तो इसलिए यहाँ हुआ प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ आप स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाते हैं। अब आपको ये समझ आ गया होगा। चलो दूसरे पे आते हैं। दूसरा है हमारा संयुक्त क्रिया। संयुक्त नाम से पता चल रहा है, जहाँ संयुक्त हो जाए कई चीजें, ठीक है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयोग होती है। अब यहाँ पे संयुक्त क्या हो रही है, हमारी क्रियाएं, जहाँ पे दो या दो से अधिक क्रियाएं संयुक्त हो जाए, इकट्ठी हो जाए, उसे हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। अब इसका उदाहरण देखिए, बच्चे पुस्तकें पढ़ने लगे। अब यहाँ पे पढ़ने और लगे दोनों ही हमारी क्या है, क्रिया। यहाँ पे दो क्रिया साथ हो गई, इसलिए ये बन गया संयुक्त क्रिया। अब तीसरा देखिए, नाम धातु क्रिया। अब वह क्रिया जो नाम से बने, यहाँ पे इसके नाम से ही पहचानिए। परिभाषा याद करने की आवश्यकता ही नहीं होती, बस आपको जरूरी है कि आप नाम से चीजों को समझने की कोशिश करें। अब नाम धातु क्रिया की परिभाषा देखिए, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब यह क्रिया संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से बनाई जाती है। जैसे हमने शुरू में आपको बताया था ना, धातु से क्रिया बनाना, बिल्कुल वही होता है। अब इसके उदाहरण देखिए, अपना। अपना क्या है, एक सर्वनाम शब्द है। अब इससे जब हम क्रिया बनाते हैं तो बन जाता है अपनाना। अपनाना क्या हो गया, क्रिया। अपना क्या था, सर्वनाम। अब नरम देखिए, नरम हमारा क्या है, विशेषण, ये किसी चीज की विशेषता बता रहा है। जब इससे हम क्रिया बनाएंगे तो कहेंगे नरमाना, तो ये हमारा हो गया नाम धातु क्रिया। शर्म, शर्म हमारी है संज्ञा। अब शर्म से जब हम बनाते हैं क्रिया तो बनता है शर्माना।
शर्माना बन गया हमारा क्रिया। इस तरीके से यहाँ पे धातु रूप से क्रिया बनाई जाती है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से क्रियाएं बनाई जाती है, तब यह कहलाता है नाम धातु क्रिया। चौथा हमारा है कृदंत क्रिया। जिन धातुओं में कृत प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे कृत प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब कृदंत क्रिया हमारे कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। प्रथम वर्तमान कालिक, द्वितीय भूतकालिक और तृतीय भविष्यत्कालिक। अब वर्तमान कालिक में देखिए, कृत पढ़ते हैं, इसमें ता, ती, ते, रहा, रही, रहे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे दौड़ता, दौड़ती, दौड़ रहा, दौड़ रही। यहाँ वर्तमान कालिक में इन शब्दों का प्रयोग होगा। भूतकालिक में आ, या जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। इसके उदाहरण आप देख सकते हो, पढ़ा, पढ़ाया, लिखा, लिखाया, जो भूतकाल में ले जाए। तृतीय हमारा है भविष्यत्कालिक। इसमें होगा, गा, गी, गे इन शब्दों का प्रयोग होता है। अब जैसे हम इसके उदाहरण देख सकते हैं, पढ़ेगा, लिखेगी, दौड़ेगा आदि। अब इन शब्दों का प्रयोग भविष्य के लिए किया जा रहा है, तो ये हमारे हैं भविष्यत्कालिक क्रिया। समझ गए? अगला हमारा आता है 5वां पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल किसी दूसरी क्रिया को आरंभ करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक कार्य को समाप्त करके साथ के साथ दूसरा कार्य शुरू कर देते हैं, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब इसे उदाहरण से समझिए। चोर सामान चुराकर भाग गया। अब चोर ने पहले क्या किया? सामान चुराया, ये इसकी पहले क्रिया थी। फिर भाग गया, चुराकर तत्काल ही भाग गया, तो ये हमारा क्या हुआ? पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि पहली क्रिया समाप्त होते ही साथ में दूसरी क्रिया आरंभ हो गई। अब अगला देखिए, वह खाना खाकर सो गया। उसने खाना खाया और सो गया, तो ये भी हमारी है पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि प्रथम क्रिया समाप्त होते ही दूसरी क्रिया आरंभ हो गई। समझ गए ना? अब आपको क्रिया की परिभाषा, उसके भेद समझ आ गए होंगे। आशा है आपको ये सब समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो किसी भी चीज़ में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।